एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिवाइज करेंगे हम। एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शन, मतलब बॉडी में जो ऑर्गन है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, उसकी स्टडी करें तो फिजियोलॉजी कहलाती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहलाती है? द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ फंक्शनिंग, किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग में यदि डिसबैलेंस आ गया है, वो ऑर्गन यदि फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसके क्या कॉजेज हैं, उसकी फंक्शनिंग में क्या चेंजेस आए हैं, उसकी यदि हम स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर ऑफ फंक्शनिंग, किसी भी ऑर्गन के फंक्शनिंग की जो डिस्टरबेंस है, जब किसी ऑर्गन में कोई डिजीज डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, तो उसी की स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है? विलियम हार्वे। ह्यूमन बॉडी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी किस में करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट के पंप्स, ऐसे नोड, एवी नोड, हार्ट से जो पाइपलाइन कनेक्टेड है, आर्टरी, वेन्स, इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, किस तरह से हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है, हार्ट की एनाटॉमी क्या है, ये हम स्टडी करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है विलियम हार्वे। इस साइंटिस्ट ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जैसे टैकीकार्डिया क्या होता है? नॉर्मल हार्ट रेट होती है हमारी 72 बीट इन अ मिनट। यदि ये बढ़ जाए, ये मोर देन 100 हो जाए तो हम इसको टेकीकार्डिया कहते हैं, और लेस देन 60 बीट इन अ मिनट हो जाए तो हम उसको ब्रेडी कार्डिया कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट होती है 72 बीट इन अ मिनट, हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हार्ट का 100 से ज्यादा बार धड़कना भी टेकीकार्डिया का प्रॉब्लम है, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, इसको हम एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसीएस और आरबीसीएस हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, है ना? लेकिन इसका रेशियो क्या होता है? आरबीसीएस ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसीएस? आरबीसीएस ज्यादा होती है ना? तो इसका हमारी बॉडी में रेशियो होता है 600:1, मतलब 600 आरबीसीएस सेल पर एक डब्ल्यूबीसीएस सेल होगी। ठीक है, तो आरबीसीएस ज्यादा होते हैं और डब्ल्यूबीसीएस कम होते हैं। आरबीसीएस का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करेगी, न्यूट्रिशन को बॉडी के हर सेल टिश्यू तक ट्रांसफर करेगी। और डब्ल्यूबीसीएस का काम क्या है? ये हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है ना? जो एंटीजन बाहर से आते हैं, कोई एलार्जेंस हमारी बॉडी में आते हैं, तो उससे ये फाइट करती है। हमारा जो हार्ट हार्ट साउंड होता है वो किस टाइप से साउंड करता है? लब ढब, है ना? लब ढब जो साउंड है वो हार्ट में जो वॉल प्रेजेंट होते हैं उसके ओपन और क्लोज होने का साउंड होता है। ठीक है, तो हम इसको है ना डेसिबल में मेजर करते हैं। साउंड मेजरमेंट की यूनिट क्या है? जैसे हम कहते हैं ना भाई, यदि 75 डेसिबल से ज्यादा का साउंड है तो वॉइस नॉइस जो है वो बढ़ गई है, मतलब वॉइस पॉल्यूशन बढ़ गया है, साउंड पॉल्यूशन, है ना? साउंड पॉल्यूशन भी तो होता है। जैसे आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी आवाजें आ रही है, आसपास फैक्ट्री में जो मशीनरी चल रही है उसकी आवाजें आ रही है ना? तो साउंड पॉल्यूशन की वजह से भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना? तो साउंड पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। एयर पॉल्यूशन भी हमारे लिए डेंजरस है। सॉइल पॉल्यूशन, जिससे मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। एयर पॉल्यूशन, हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स होने लगेगी, इन्फेक्शंस होने लगेंगे, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स होगी, एयरवे पैसेज में इंफ्लामेशन होने लगेगा। तो ऐसे ही साउंड पॉल्यूशन भी होता है ना? तो साउंड को जो मेजरमेंट की यूनिट है वो है डेसिबल। तो हमारे जो हार्ट का जो साउंड है वो कितने डेसिबल का होता है? वो 15 डेसिबल का होता है। ठीक है, साइटोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी क्या होती है? हीमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टडी को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारा किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब सेल के कंपोनेंट्स हैं। ब्लड एक किस टाइप का टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आप याद रखना, क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये किस टाइप का टिश्यू है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो बॉडी में कनेक्शन बनाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के
बीच में। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, है ना, मतलब स्लाइटली बेसिक पीएच होता है ब्लड का। यदि ब्लड में एसिडोसिस हो जाए तो इससे, एसिडोसिस की वजह से ब्लड में पीएच नीचे की तरफ आता है, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाता है, उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। और यदि ब्लड का पीएच बढ़ जाए, बेसिसिटी की तरफ आगे बढ़े, तो हम उसको एल्केलोसिस कहते हैं। तो एसिडोसिस और एल्केलोसिस, ये आप याद रखोगे दोनों टर्मिनोलॉजी। एल्केलोसिस मतलब ब्लड का पीएच बढ़ना, एसिडोसिस मतलब ब्लड का पीएच कम होना। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है? आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस टाइप की डाइट ले रहे हो। तो आपकी डाइट के हिसाब से ब्लड का पीएच चेंज हो सकता है, या आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, यदि उसमें जैसे एसिड की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, एसिडोसिस होगी तो आपकी बॉडी में इसके सिम्टम्स आएंगे। एल्कुलोसिस होगा, कीटोन बॉडीज बढ़ेंगे, तो इसके आपके बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होगा, ईचिंग हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं। तो ये ब्लड का जो पीएच है ना, इसमें वेरिएशन, फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है? विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। खून हमारा गाढ़ा होता है या नहीं? कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, स्टैटिन्स, जो कि ब्लड को पतला करते हैं, है ना। ये हाइपरलिपिडेमिया के केस में यूज किए जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, उनके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड के लेवल बढ़ने लगते हैं। ये कैसे पता चलता है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से। यदि किसी के चेस्ट में पेन हो रहा हो, हार्ट से एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के ये पता किया जा सकता है कि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड के लेवल क्या है। यदि ये लेवल बढ़ जाएंगे तो हार्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे आर्टरी चोक होने लगती है, आर्टरी का डायमीटर कम होने लगता है, आर्टरी की जो इनर सरफेस होती है उस पे एक्यूमुलेशन होने लगता है एक्सेस लिपिड का, मतलब वसा का, है ना। और वो चिकनाई की वजह से फिर आर्टरी का डायमीटर हो जाता है कम, तो हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, जिससे हार्ट मसल को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो जिस वजह से वहां पर इस्कीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, पेन हो सकता है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड है। और इसका रीजन क्या है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना है ना। अब जैसे हमें घी से जो वसा मिलता है वो फैट हमारे लिए अच्छा है ना, वहीं पर जो फैट हमें मिलता है तेल से, वो उतना बढ़िया नहीं है। और अभी आजकल क्या होता है, तेल को बार बार गर्म करके ठंडा करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। जैसे ये जो स्ट्रीट फूड में जो समोसे जो लोग तल रहे होते हैं, ये तेल को बार बार गर्म करके ठंडा करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी चाय को भी बार बार गर्म करके ठंडा करके नहीं पीना चाहिए। चाय यदि आप गर्म करके ठंडे करके ऐसे बार बार उसको पियोगे, या एक ही चाय पत्ती को गर्म करके फिर ठंडा करके गर्म करोगे, तो उससे क्या है, चाय की जो क्वालिटी है वो बहुत सब स्टैंडर्ड की हो जाती है, और आपकी बॉडी में वो शुगर लेवल को बढ़ा सकती है ना। स्पाइक हो जाएगा आपका शुगर लेवल, है ना, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, और वेट गेन भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश किया करो कि स्ट्रीट फूड को थोड़ा सा अवॉइड किया करो, क्योंकि वहां पर बहुत बढ़िया हाइजीनिक कंडीशंस भी नहीं होती है ना। वो एक कौन सी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो पपड़ी में भर के पानी पिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल रहती है ना गुपचुप। पुड़ी जैसे। हाँ, गुपचुप। गुपचुप मैं देखता हूँ बहुत लोग पानी खाते हैं। बोलते हैं। हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं है, कभी लुंगी में हाथ डाल रहा है, कभी कहीं हाथ डाल रहा है, वहां कोई व्यवस्था नहीं रहती है। बहुत दिक्कत वाली बात है, आप लोग ये सब अवॉइड किया करो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। नहीं तो फिर साल में एक बार बीमार पड़ना तय है। धीरे धीरे बॉडी में क्या है, सूक्ष्म जीव बढ़ते चले जाते हैं, और जब उनका लोड बढ़ जाता है तो साल में एक बार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना। तो आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो आप इन सब अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड किया करो, है ना। तो अच्छी डाइट रखा करो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, जूसेस पी सकते हो, और जूस भी आप घर पे बनाया करो। हम बाहर शॉप से जो जूस पीते हैं, या कभी कभी मैरिज पार्टी में जाते हैं, वहां जो जूस मिलते हैं वो सब केमिकल से बनते हैं, है ना। जैसे सीताफल की रबड़ी में बनती है, सीताफल की जो रबड़ी होती है उसकी एक बोरी आती है, वो बोरी मार्केट से लाओ और उसको दूध में मिक्स कर लो, है ना, और उसको घोल घाल के दे दो। अभी हमको लगता है हम सीताफल की रबड़ी खा रहे हैं, और उसमें क्या है, वो लोग नौटंकी दिखाने के लिए थोड़े से बीजे भी डाल देते हैं, एक आध दो। तो हमको बीजे भी आते हैं तो हमको लगता है सीताफल से बनी हुई है ना। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है कंपनी की, कंपनियां बहुत पैसा कमा रही है, हमको बनाती है उल्लू, कमाती है दबा के पैसा, और हमारे स्वास्थ्य के साथ करती है खिलवाड़,
क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि इनको खाने से एकदम से ऐसा नहीं कि व्यक्ति के मुंह से फेस आ जाए और उसकी डेथ हो जाए। ये व्यक्ति को धीरे धीरे करके मारती हैं। 15-20 साल में जो चीज आपको धीरे धीरे खत्म करेगी ना, आपको अधोगति की तरफ लेके जाएगी, आपको समाप्त कर देगी, उसको बोलते हैं स्लो पॉइजन। और स्लो पॉइजन में क्या आता है पता है आपको? इसमें आता है शुगर, वाइट शुगर जो आती है ना, शक्कर। इसमें आता है मैदा। इसमें आता है आपका नमक। मैंने एक बार मैं सर्कस देखने गया, और मैंने वहां एक बच्ची से पूछा, मैंने कहा तेरी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, किधर भी मुड़ जाती है तू। तो बोले मैं नमक नहीं खाती। मतलब क्या बात कर रही है? बोले मैं इतना सा भी नमक नहीं खाती, फीकी दाल चावल खाती हूँ मैं। मतलब ओ माय गॉड। बोले फिर मुझे कहती है, बोले कोई भी व्यक्ति यदि नमक छोड़ दे तो उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ ही महीनों में आने लगती है। और यदि 6 महीने नमक नहीं खाए तो बोले बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी वैसे बिना नमक के खाना किसी के बस की बात नहीं कि कोई छोड़ दे, लेकिन क्या करे, पेट के लिए व्यक्ति को करना पड़ता है। वो बेचारी छोटी बच्ची, 12-13 साल की, उसने नमक छोड़ा हुआ है, वो उसकी रोजी है। क्योंकि वो जो काम करती है ना, सर्कस दिखाती है, पूरा आड़ा टेढ़ा होना, मुड़ना। अरे गजब की फ्लेक्सिबिलिटी, आप देख के दांतों तले उंगली दबा लोगे। आपने भी कभी देखी होगी शायद सर्कस। अब तो खैर उतना प्रचलन नहीं है। मेरे मेरे टाइम पे जब मैं तरुण अवस्था में था, है ना, थोड़ा 15-16 साल का था, 14 साल का, तो उस टाइम पे चीजें बहुत चलती थी, तो पापा दिखाने लेके जाते थे, है ना। तो मैं देख के मतलब बड़ा आश्चर्य होता था। अब समझ में आता है कि वो चीजें बिल्कुल सही हैं। इंसान के जीवन में त्याग से ही सफलता आती है। यदि आप त्याग, कितनी बड़ी बात है, यदि आज कोई किसी को कहे कि भाई नमक छोड़ दो, छोड़ ही नहीं सकता। बोलेगा नमक के बिना तो किसी खाने में स्वाद ही नहीं आएगा। यही बोलोगे ना, बात बिल्कुल सही है। आप कोई सब्जी बनाओ, उसमें सब कुछ डालो बेटा, जो डालना है डाल दो, नमक मत डालो, स्वाद आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। इसलिए नमक छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसने नमक छोड़ा तो देखो, आज लोग देख के आश्चर्यचकित है उसको। तो जीवन में सफलता के लिए एक कीमत होती है, वो आपको चुकानी पड़ती है। वो कीमत आप चुका सकते हो तो आप सफल हो सकते हो, है ना। और यदि वो कीमत आप नहीं चुकाओगे तो आप सफल नहीं हो सकते। आज आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं कोई व्यक्ति वेब सीरीज पे मूवी भी देख रहा होगा, है ना। उल्लू.com पे कोई मूवी देख रहा होगा। दुनिया जहाँ के वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स है, उस पे बैठ के मूवियां निपटा रहा होगा, और आप पढ़ रहे हो, है ना। इसका परिणाम सामने आएगा। जो आज किताब खोल के 4 शब्द पढ़ेगा, वो एग्जाम में 4 शब्द पढ़ेगा तो 2 शब्द लिख के आएगा। और जो आज टाइम पास कर रहा होगा, आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो। पढ़ना वैसे ही थोड़ा बोरिंग होता है या नहीं? पढ़ो तो नींद आती है, पिक्चर देखो तो नींद आती है क्या? हम्म। कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम हॉल में जाके सो गए हो? कोई नहीं सोता। मूवी चलती है बढ़िया फर्स्ट क्लास पर्दे पे, है ना, तालियां बजती है, सीटियां बजती है, ऐसा माहौल रहता है। और वहीं घर पे किताब खोल के यदि आप लैंप लगा के शाम को पढ़ने बैठो, है ना, या कोई कहे सुबह उठ के 5 बजे पढ़ाई करो, तो नींद आती है ना। कहाँ से सफलता मिलेगी बताओ? कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, विफल हो रहा है, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है या नहीं? दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हो आपकी सफलता के लिए और आपकी विफलता के लिए। जो सिंसियर होता है, जो लाइफ में मेहनत लगन से अपने काम की लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है, अपने काम को करता है, उसको निश्चित सफलता मिलती है, वो कोई भी रहे, है ना। और नहीं तो जो बस हमेशा ऐसे ही आलालासी में जी रहा है, लेथार्जिक जीवन है, सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई अच्छी डाइट नहीं, हेल्थ अवेयरनेस नहीं, हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, इससे ब्रेन भी बढ़िया काम नहीं करता, है ना। मैंने आपको ब्रेन एक्सरसाइज बताई थी, किया आपने? सीख गए वो एक्सरसाइज आप? हम्म। चलो आप लोग से कभी करवाऊंगा वो मैं ब्रेन एक्सरसाइज, ठीक है। 8-10 जो ब्रेन एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी कि नहीं, वो मैं करवाऊंगा, बहुत दिन हो गए। एक बार सबको करके बतानी है, ठीक है। तो ब्लड का जो गाढ़ापन है बेटा, वो बढ़ेगा तो हमारे हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, क्योंकि खून की विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट कमजोर हो जाएगा। हार्ट के जो वॉल्स हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। आप मुझे बताओ, मैं यदि कहूँ कि मोटर से पानी को ऊपर चढ़ाओ तो आसान है, या शहद को ऊपर चढ़ाओ तो आसान है, बताओ? हम्म। पानी आसान है बेटा, क्योंकि पानी पतला है, शहद गाढ़ा है। तो बताओ, हमारा खून गाढ़ा होना चाहिए, पतला होना चाहिए? हमारा खून पतला होना चाहिए। जब आप बताओ बेटा, किसी भी चीज में जैसे आपने पानी में शक्कर घोल दिया बहुत सारा, तो पानी गाढ़ा होगा या नहीं? हम्म। होगा गाढ़ा सर। होगा। ऐसे ही क्या होता है बेटा, हम जब बहुत ज्यादा तेलीय खाना खाते हैं, वसा युक्त खाना खाते हैं, है ना,
हम बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, आप ही बताओ। हम्म। बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो बताओ हमको डायबिटीज नहीं होगा क्या? हो जाएगा। शुगर हो जाएगा हमको। आज बहुत से लोगों को शुगर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में है, पता है आपको? और इसके पीछे कारण क्या है पता है आपको? वाइट शुगर, शक्कर। शक्कर लोग बहुत खाते हैं या नहीं? हर चीज में शक्कर है। गुलाब जामुन खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, मिठाई खाएंगे, खीर बनाएंगे, उसमें शक्कर डालेंगे। गुड़ का प्रयोग तो लगभग बंद कर दिया है ना? और शक्कर की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें बहुत केमिकल लगता है, और वो केमिकल हमारी बॉडी को डैमेज करता है। इसलिए आप लोग कोशिश क्या करो, शक्कर कम खाया करो। अभी दीपावली आ रही है, मिठाइयाँ आएंगी, और उन मिठाइयों पे सिल्वर, आपको बोला है कि सिल्वर लगा हुआ है, कोई चांदी देगा क्या आपको, ये बताओ? चांदी के अभी क्या रेट चल रही है चांदी? हम्म। आप लोग जरा कॉमन सेंस का यूज किया करो बेटा, कोई आपको मिठाई में चांदी नहीं देने वाला। चांदी क्या रुपए किलो है आप लोग पता कर लो, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। और एल्यूमिनियम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या, ये बताओ? हम्म। इंडियंस का दिमाग कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है आपको? और जिनका नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये सब जानते हैं इसलिए उनका नहीं है। आपको पता है भारत में एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत ज्यादा यूज होते हैं कि नहीं? क्योंकि वो सस्ते आते हैं। आप हर घर में देख लो, एल्यूमिनियम का कुकर मिलेगा आपको। एल्यूमिनियम की थालियों में खाना खा रहे हैं, एल्यूमिनियम की गंजी में खाना पका रहे हैं। आप मुझे बताओ बेटा, यदि एल्यूमिनियम में खाना पकाओगे, एल्यूमिनियम गर्म होगा, तो आप उसमें दाल पका रहे हो, सब्जी पका रहे हो, चावल पका रहे हो, तो उसमें एल्यूमिनियम लीचिंग के थ्रू आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। और आएगा तो वो आपके शरीर में जाएगा, और आपके शरीर में जाएगा तो वो आपके न्यूरॉन सेल को डैमेज करेगा। और न्यूरॉन सेल को डैमेज करेगा तो फिर वही बात है ना? दिमाग कमजोर हो जाएगा तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। दिमागी तो आपका मदर बोर्ड है कंप्यूटर का। दिमागी तो सब कुछ है। स्टीफन हॉकिंस नाम नाम सुना है आपने? एक साइंटिस्ट का नाम है ये। और ये साइंटिस्ट की 75% बॉडी काम नहीं करती है, लेकिन उसका ब्रेन इतना शानदार काम करता है, तो वो बहुत हाई लेवल का वैज्ञानिक है। उसने बहुत सारी खोजें की है, उसका आप देखना कभी इंटरनेट पे डाल के। ऐसा है, किसी का दिमाग काम कर जाए तो वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है ना? बहुत से ऐसे लोग हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसके दोनों पैर नहीं थे, फिर भी उसका ब्रेन उसने अच्छे से यूज किया, तो आज वो भी बहुत सक्सेसफुल है, उसके बच्चे हैं, उसके पास घर है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। तो ये लाइफ में सक्सेस जब जिसके हाथ पैर नहीं है उसके पास हो सकती है ना? तो जिसके हाथ पैर है उसके पास क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हाथ पैर है और दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मतलब क्या है? तो आप लोग अपने अपने दिमाग को चलाना सीखो बेटा। दिमाग आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना? अखरोट देखा है आपने? अखरोट अखरोट को अखरोट का स्ट्रक्चर हमारे किस बॉडी पार्ट से मिलता है बताओ? वेरी गुड। आयुर्वेद में कहा ब्रेन। गया है, आयुर्वेद में कहा गया है कि अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद कहता है कि भाई कोई फल है और वो आपके किसी बॉडी पार्ट से मैच करता है, तो वो आपके उस बॉडी पार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है ना? तो अखरोट हमारे ब्रेन जैसा दिखता है ना? और हमारे ब्रेन के लिए अखरोट बहुत अच्छा रहता है। आप लोग अखरोट खाते हो? हम्म। हम्म। अखरोट खाया करो बेटा, 2 अखरोट ही सही, है ना? आप 20 रुपए की गुपचुप खाते हो, 30 रुपए की, 40, क्या पता कितने की खाते हो, आप लोग को ही पता होगा, है ना? तो 30 रुपए के अखरोट भी तो आ जाएंगे 3-4। माना कि महंगे है, लेकिन कुछ तो आएंगे। 30 रुपए में 3 अखरोट तो आएंगे 10 रुपए का एक। बताओ। और थोड़े से ज्यादा ही आ जाएंगे शायद, 4 आ जाएंगे। हम्म। तो अखरोट खाया करो। आप खाना, ठीक है? आप ऐसा करके देखो बेटा, आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। आप बहुत आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, ब्रेन में स्ट्रेंथ आएगी, आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर काम करेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपके अंदर से एंगर कम हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन की कमी की वजह से। एंजाइम, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा नीट में 720 में से 720 नंबर ला रहा है, और एक बच्चे को क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आ रहे, है ना?
अब वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसके 720 में से मात्र 100 नंबर आए, उसने क्वालिफाई भी नहीं किया नीट। ओबीसी कैटेगरी में नीट के साथ क्वालिफाइंग मार्क्स 137 के आसपास है ना? कितने हैं, किसी को पता है क्या? 140। है ना? तो 140 मार्क्स है, उतने भी किसी के नहीं आ पा रहे हैं। तो उसका दिमाग मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा ना। और कहीं कोई बच्चे ने 720 में से 720 ला लिए। कैसे ला लिए होंगे? कोई अपनी सफलता का राज नहीं बताता है बेटा। पर मैं तो आपका टीचर हूँ, गुरु हूँ, तो मेरा काम ही यही है ना? आप लोग को सफल बनाना ही मेरा काम है। आप लोग जब सफल हो जाओगे तभी मेरा उद्देश्य पूरा होगा। है ना? मेरे को तो ना नीट निकालनी है, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम क्रैक करने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी पोजीशन पे जाओ। आप लोग में से मैं जैसे पढ़ाता हूँ 10-20 बच्चों को, 25 बच्चों को, उसमें से यदि एक बच्चा भी अच्छा करता है ना, तो मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आप लोग को रोज आधा एक घंटा मैं गाइड करता हूँ, है ना? तो वो मेरे गाइड करने का पर्पस पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से जिस दिन मोटिवेशन आने लगेगा, आपको मेरी बातें याद आएंगी और आप किताब खोल के बैठ के दो शब्द पढ़ोगे, समझोगे इंटरेस्ट के साथ। उत्साह आएगा कि आपको नहीं, मुझे पढ़ना है, ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। क्योंकि यदि चिड़िया अपने बच्चों को हमेशा पीठ पे बिठाल के उड़ाएगी, तो कब तक उड़ाएगी? है ना? जरूरत है कि वो कभी घोंसले से बच्चों को धक्का दे दे। और चील क्या करती है? हम्म? अपने बच्चों को ऊपर हाइट पे ले जाके छोड़ देती है। अब उनके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो जमीन पे गिर के मर जाए, या तो उड़ना शुरू कर दें। तो उड़ना आप लोग को पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सभी मेच्योर्ड हो, समझदार हो। है ना? पहली के बच्चे ही होते हैं जिनको हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। आप लोग को तो केवल गाइड करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न है ना? किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आता है। बाकी पढ़ना आप लोग को है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बुक्स तो आपने ले ही ली है, बुक्स भी मैंने आपको बता दी है कौन सी बुक्स लेना है ना? और आपका एग्जाम से पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, अभी टाइम है। तब तक अपन सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, अभी भी अपना काफी 50-50% से ज्यादा हो गया है ना? एग्जाम के पहले अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है? आपके एग्जाम होंगे अप्रैल महीने में। ठीक है? तो अभी अपने पास कितना समय है बेटा? अभी नवंबर चल रहा है ना? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का समय बेटा हमारे पास, बहुत आराम से हमारा सिलेबस हो जाएगा। है ना? अभी हमारा सोशल फार्मेसी का भी 50% हो गया है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी 50% हो गया है ना? तो अभी हम रिवाइज भी कर लेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आप लोग ध्यान दें। सुटिक्स पढ़े, है ना? और कोग्नोसी पढ़े, एचएपी, सोशल फार्मेसी, केमिस्ट्री, सब पढ़े आप। केमिस्ट्री पे विशेष ध्यान दे बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री में बैक ज्यादा आते हैं। है ना? एक सब्जेक्ट ऐसा है आपके फर्स्ट ईयर का जिसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं, वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और उसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसको मर्ज कर दिया है, तो सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस आपका बहुत लेंदी है, उस पे आप विशेष ध्यान रखें। और केमिस्ट्री तो ऐसा है, वो कहावत है ना, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा रात भर पड़ी सुबह सफा। है ना? केमिस्ट्री व्यक्ति भूल जाता है जल्दी। ठीक है? तो उस पे आप लोग विशेष ध्यान रखें। और दूसरा सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी में अच्छे नंबर आते हैं। है ना? और आपका बस बाकी सब्जेक्ट तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, कोग्नोसी, सुटिक्स, ये सब इजी सब्जेक्ट है ना? तो आपको पांचों सब्जेक्ट पे ध्यान इसलिए देना है बेटा। आप मुझे बताओ, आप लोग फोर व्हीलर चला रहे हो और आपका एक गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया, तो गाड़ी फंक्शनिंग प्रॉपर कर पाएगी क्या? उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी ना। ऐसे ही आप लोग यदि एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ लोगे सपोज, और बाकी सब्जेक्ट को किसी को अवॉइड कर दोगे, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर में जाने में प्रॉब्लम होगी। है ना? कम से कम 3 सब्जेक्ट पास करना जरूरी है, तब आप जाओगे सेकेंड ईयर में। 5 में से 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप फर्स्ट ईयर में ही रह जाओगे। है ना? तो हर स्टूडेंट पास हो। है ना? अब जैसे आपकी क्लास में 40-50 स्टूडेंट होंगे, अब उसमें से 10-15-20 तो क्लास अटेंड करते हैं। है ना? तो कम से कम जितने क्लास अटेंड कर रहे हैं उतने तो पास हो ही जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी वही पास हुआ जिसने क्लास अटेंड की थी। आपके जिन सीनियरों ने क्लास अटेंड की उन्हीं ने ही टॉप किया है, उन्हीं के उनके परसेंट भी अच्छे आए हैं, और वही पास भी हुए हैं। पर जिनने कभी दर्शन नहीं दिए, पता ही नहीं कि कौन है, कभी क्लास अटेंड नहीं की, वो पांचों विषय में फेल हो गए हैं। है ना?
क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये भी पता नहीं होता कि सिलेबस आज कौन से विषय का पेपर है, सुटिक्स जो लिखा रहता है उसको पढ़ भी नहीं पाते कि सुटिक्स लिखा हुआ है ना। फार्माक्यूटिक्स बोलते हैं फिर। है ना। एक स्टूडेंट से मैंने कहा काय का पेपर है, तो बोले फार्माक्यूटिक्स का। मतलब किसका? तो बोले फार्माक्यूटिक्स। अब बताओ, क्या उसने क्लास अटेंड की होती तो वो सब्जेक्ट का नाम गलत पढ़ता? नहीं पढ़ता। तो इससे पता चलता है कि भाई क्लास न अटेंड करने से होता क्या है। क्लास अटेंड करने से कम आपको ये तो समझ में आता होगा कि भाई किस विषय में क्या पढ़ना है ना। रफली मैं अभी किसी भी स्टूडेंट से पूछ लूं जो क्लासेस अटेंड कर रहा है कि भाई कोग्नोसी में क्या पढ़ना है, तो वो बता देगा कि सर मतलब प्लांट से जो दवाइयाँ मिलती हैं, है ना, जैसे हल्दी हुआ, आपका हींग हुआ, तुलसी हुआ, लौंग, इनके बारे में हमको पढ़ना है, इनकी फैमिली क्या है, इनका एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल क्या है, इनको हम कैसे मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई, वो कुछ बता देगा वो थोड़ा बहुत। नहीं तो बोले कोग्नोसी क्या है, तो मिल बटे सन्नाटा, कुछ पता ही नहीं कोग्नोसी के बारे में, है ना। सोशल फार्मेसी भी बात करें तो कोई भी बता देगा नहीं सर वैक्सीन के बारे में पढ़ना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है ना। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलेगा वो, है ना। इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, ये जो आपके जितनी भी वायरल डिजीज होती है। मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर शेयर करता हूँ, बेटा आप देखा करो, लगभग हर एक दो दिन में मैं लेक्चर डालता हूँ। जिस भी बैच को पढ़ाता हूँ, कभी ऐसा है दूसरे बैच को मैं पढ़ाता हूँ तो उनके भी वीडियो डाल देता हूँ, पर आपको तो नॉलेज से मतलब है ना। तो आप देखा करो पिछले साल के आपके जो सीनियर स्टूडेंट है उनको कभी पढ़ाया था तो कभी टाइम रहता है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नहीं तो कभी भूल भी जाता हूँ, है ना। तो वो सब देखा करो आप, पहले तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपका पूरा सिलेबस, है ना। तो उसको देख के आपको नोट्स बनाया करो आप लोग, ठीक है। और कहाँ पर था मैं? आपको एग्जिट एग्जाम देना है बेटा, तो उस हिसाब से आप लोग जो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है उस पे भी फोकस किया करो, है ना। जैसे फादर ऑफ कोग्नोसी कौन है ना। आपका जैसे मैंने अभी बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसने दिया था, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है बताओ, यदि आपने ध्यान से सुना है। वेरी गुड, विलियम हार्वे साहब। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेनिसिलिन को किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। वेरी गुड, पेनिसिलिन बेटा पहला एंटीबायोटिक था जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी प्रचलित हुआ था, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप, है ना। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? ए बी। ऐसी जनरल नॉलेज की चीजें हमें पता होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने पटवारी वटवारी का भी एग्जाम दिया था, तो ऐसे एग्जामों में भी ये चीजें पूछी जाती है। फार्मेसी भी कर रहे थे और पटवारी की तैयारी भी कर रहे थे, है ना। तो वो बता रहे थे, बोले सर आपसे पढ़ने के बाद हमको एग्जाम में भी वहाँ काफी सपोर्ट मिला, है ना। तो जनरल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको अभी एग्जिट एग्जाम भी होगा तो उसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे, है ना। को फादर ऑफ कोग्नोसी कौन है पूछ लिया, आप फट से ने टिक कर दोगे, 10 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। एमसीक्यू में यदि आपको आंसर पता है ना तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, और फिर नहीं पता रहता तो बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पूरे 80 90 100 करने में टाइम निकल जाता है, ठीक है। पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि वहां लिखने का तो रोल नहीं है, एक वर्ड भी आपको नहीं लिखना है। तो ऐसी जो बुलेट पॉइंट्स है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और रिवीजन किया करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया था कि नेशनल प्लाज्मा पॉलिसी कब आई थी, है ना। नेशनल प्लाज्मा पॉलिसी 2014 में आई थी। पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आपका जो जैसे बायोलॉजी है ना, उसमें आप ये सब पढ़ चुके हो, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक आपका जनरल साइंस का सब्जेक्ट है ना। ये हर हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, है ना। अब जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे होंगे वो तो जानते होंगे, उनका तो नॉलेज काफी डीप में पढ़ना पड़ता है नीट के लिए, है ना। पर हमारे डिप्लोमा लेवल पे हमें जनरल नॉलेज भी है यदि सब्जेक्ट का, तो हम एग्जाम पास करके अच्छी अच्छी मार्किंग भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों के आप नोट्स बनाया करो, इनको अपनी कॉपी में लिखा करो, है ना। ब्लड बैंक क्या होता है? ब्लड बैंक जहाँ पर ब्लड का क्या होता है, ट्रांसफ्यूशन किया जाता है ना। किसको दिया जाएगा ब्लड? जिसको ब्लड की जरूरत है। और ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट आउट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं,
और जब किसी पेशेंट को जरूरत है तो उसको ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। मायोलॉजी क्या होती है, कोई बताएगा? हम्म। वेरी गुड। रिस्पिरेशन क्या होता है? रिस्पिरेशन में फूड बर्न होता है। हाँ, रिस्पिरेशन में फूड बर्न होता है और एनर्जी बनती है। दो टाइप का रिस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, जब मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था, और एक होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन कहाँ होता है? इनसाइड द सेल। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहाँ होता है? लंग्स की एल्वियोलाई की जो सरफेस होती है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप इसको लिख लिया करो, है ना, इसके नोट्स बनाया करो, और पांचों सब्जेक्ट के 100 100 150 150 पेज के रजिस्टर बना लो, और उसमें अपने नोट्स तैयार करो। और ऐसे ऐसे नोट्स तैयार करो कि एग्जाम टाइम पे आप एक दिन में रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे समय बहुत कम रहता है और आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ता है। तो आपके नोट्स यदि नहीं होंगे तो बुक से आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुक में तो बहुत सारा कंटेंट होता है। तो हमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे हेमिटेनिक्स क्या होते हैं, हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हेमिटेनिक्स के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। क्या होते हैं हेमिटेनिक्स, बताइए। हम्म। हेमिटेनिक्स पता है आपको? ये एग्जाम में पूछते हैं, हेमिटेनिक्स मतलब एनीमिया के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज होती है उनको हम हेमिटेनिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? आयरन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबुलामीन और एरिथ्रोपोइटीन। तो ये जो इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, इनकी जो मेडिसिन होती हैं, फॉर्मुलेशंस होती हैं, इन्हीं को हम हेमिटेनिक्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे आयरन ग्लूकोनोट के इंजेक्शन आते हैं ना मार्केट में, आईवी रूट से दिए जाते हैं। तो ऐसी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। एंटासिड क्या होते हैं बताओ? एंटासिड भी पूछते हैं एग्जाम में। हम्म। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और एसिडिटी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। यदि हाइपर एसिडिटी हो जाए तो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सॉल्ट यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मॉम प्लस इसके फॉर्मुलेशन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जेलुसिल आता है फाइजर का। ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी में मेल बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है स्पर्म सेल। ठीक है। और फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम, है ना। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? न्यूरॉन। ठीक है। न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बताओ? हम्म। माइकोप्लाज्मा। मैं अभी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटी सेल होती है, वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल होती है। और सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग, है ना। और ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन, जिसकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है। और सेल के जितने भी ऑर्गन होते हैं बेटा, सेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है? हम्म। सेल का न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस होता है बेटा। ठीक है। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर सेल के अंदर हो रहा है वो सब न्यूक्लियस से कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए सेल का ब्रेन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। तो ये आप याद रखना, है ना। और हम किसी भी चीज को यदि मैग्नीफाई करके देखना चाहें तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करना चाहेंगे। और यदि हम किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देखना चाहें तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल होता है कि हमको वो एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी दिखा देता है, इतना मैग्नीफाई करता है चीजों को। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई थी? 1940 में, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़ा सा पहले हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? हम्म। 1942 में, है ना। 41 42 में के आसपास हुआ था। तो उसी के थोड़े से पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। और इस माइक्रोस्कोप की खोज से हमने छोटी से छोटी चीजों को देख के साइंस ने काफी डेवलपमेंट किया। क्योंकि जब साइंस क्या चाहता है कि हर चीज को देख के समझा जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए, और उसके बिहाफ पे कोई जैसे मशीन तैयार की जाए या सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ये साइंस की हमेशा अप्रोच रहती है।
हमारी स्किन की लेयरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, स्किन की सबसे जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हम्म, बताओ। आपकी स्किन दिख रही है आपको हैंड में, आप फॉरहैंड को देखो, उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है स्किन की उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। डर्मिस, और फिर लास्ट वाली लेयर का नाम क्या है? सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर जो थर्ड लेयर ऑफ स्किन होती और सबक्यूटेनियस एक रूट भी होता है ना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे पेरेंटरल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? हम्म, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके। हमारे जीआई ट्रैक की जो लेंथ होती है वो ऑन एन एवरेज 30 फीट के आसपास होती है, माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म हो जाता है, और इसमें काफी फोल्डिंग्स होती हैं। जीआई ट्रैक के नाम, ऑर्गन्स के नाम बताओ। ये तो पढ़ा चुका हूँ ना, जीआई ट्रैक के ऑर्गन्स के नाम आपको मैं। कौन सा ऑर्गन क्या करता है, केवल ऑर्गन के नाम बता दो। हम्म। Stomach, small intestine, large intestine. ब्रेन। हम्म, ठीक है। इंटेस्टाइन होती है स्मॉल और लार्ज, ठीक है। स्टमक होता है, गैस्ट्रिक बैग भी जिसको हम कहते हैं, है ना। हार्ट। ईसोफेगस होती है ना। माउथ, है ना। कुछ Appendix. प्राइमरी, हाँ। एनस, है ना। कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कैल्शियम एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि वहां पर एल्वियोली पाई जाती है। एल्वियोली क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे वहां पर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? माउथ में होता है। केमिकल ब्रेकडाउन कहाँ होगा? आपके गैस्ट्रिक बैग में होगा, है ना। गैस्ट्रिक जूसेस का की मिक्सिंग होगी, है ना। स्टमक की जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और फूड की मिक्सिंग की जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा पेट में से आवाजें आती है ना, कभी कभी। पेट यदि खराब हो या कभी आपने सुनी होगी, तो वो जो आवाजें हैं वो मसल्स के मूवमेंट की रहती है, ठीक है। हमारे इस ईसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है ना। हमारी आंतों में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट में क्या होता है? हमारे फूड को आगे की तरफ धकाया जाता है ना, ताकि उसको मॉर्निंग तक रेडी करना है शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट जिसका कमजोर होगा उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, उसका पेट साफ नहीं होगा। और पेरिस्टेलिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज करना। रनिंग, ट्रैकिंग, स्कीपिंग, मतलब आधे घंटे आपको आपकी ब्रीदिंग को फास्ट कर रखना है। आप रनिंग भी करते हो 10-15 मिनट, 10 मिनट भी राउंड लगाते हो आप ग्राउंड के एक दो, तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है कि नहीं? तो ब्रीदिंग फास्ट होने से क्या है? ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो ब्लड फ्लो जब हर तरफ बढ़ेगा तो हमारी आंतों में जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम है वो लोग एक्सरसाइज यदि करेंगे, ऐसे पेशेंट मरीज, तो उनको काफी राहत मिलेगी। स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के नाम बताओ। कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है ना। और क्या है? एसिडिटी है, जीईआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अल्सर है। अल्सर कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया की वजह से अल्सर होता है। अल्सर मतलब पेट के फोड़े। खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है और उल्टी जैसा नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती है। तो ये जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसको मारने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, एमॉक्सिसिलिन, है ना। एमॉक्सिसिलिन का डोज 5 से 7 दिन तक चलता है पेशेंट को। और एंटासिड भी दिए जाते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। चलो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप एक सिस्टम को ही पढ़ के आओगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ के आओगे, कल पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना।